हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आप लोग कैसे हैं? बढ़िया से पढ़ाई वढ़ाई हो रहा कि नहीं हो रहा है? तो बच्चों, हम लोग ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट किया था। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग पढ़े क्या? इलेक्ट्रोलाइट। पहचानना सीखे कि कौन सा स्ट्रांग है, कौन सा वीक है, कौन एसिड होगा, कौन बेस होगा, कौन सॉल्ट होगा। तो वो अभी चैप्टर भी स्टार्ट नहीं हुआ है, वो तो सिर्फ उसका आइडेंटिफिकेशन था कि हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द स्ट्रांग एंड द वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखिए, ये जो चैप्टर है ना, वो आज स्टार्ट हो रहा है। कौन? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो 12th के 3rd चैप्टर है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम लोग को करंट के बारे में पढ़ना है। तब अगर अकॉर्डिंग टू पासिंग ऑफ करंट अगर बात करें तो हम लोग सब जानते हैं कि कोई भी सब्सटेंस में जो करंट ले जाता है उसको बोलते हैं कंडक्टर। क्या बोलते हैं उसको? कंडक्टर। कंडक्टर एक वर्ड है जिसका मतलब ही होता है अलाउड टू पास द करंट। लेकिन क्या कभी हम लोग ने यह सोचा है कि जो ये करंट ले जाता है इसमें दो तरह का फेनोमेनन हो जाता है? कैसे? जैसे एक आयरन रॉड लीजिए Fe, इस पे एक तरफ तार जोड़िए, दूसरे तरफ टच करिए, सारा बाल खड़ा हो गया, शॉक लग जाता है डायरेक्टली। मतलब इट कैन अलाउ टू पास द करंट विदाउट एनी केमिकल चेंज और विदाउट एनी अंडरगोइंग द डिकम्पोजिशन। कहीं कुछ नहीं है, डायरेक्ट करंट ले चल जाता है। लेकिन वही जब हम दूसरे तरफ NaCl लेते हैं तो सॉलिड स्टेट में कभी करंट ही नहीं ले जाता है। इट डू नॉट अलाउ टू पास द करंट इन द सॉलिड फॉर्म। ये करंट कब ले जाता है? जब इसको हम या तो मॉल्टन स्टेट में ले जाते हैं या तो हम इसको एक्वस स्टेट में ले जाते हैं, तब जाकर के एक करंट ले जाता है। इसका मतलब करंट ये भी ले जा रहा है, करंट ये भी ले जा रहा है, लेकिन ये जो करंट ले जा रहा है वो डायरेक्टली, और ये जो करंट ले जा रहा है ये मॉल्टन और एक्वस फॉर्म, मतलब डिकम्पोजिशन और केमिकल चेंज होने के बाद। इसलिए हम लोग अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंडक्टर को दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर दिए। अब देखिए, एक का नाम रखा गया मेटालिक कंडक्टर, क्योंकि इसमें डायरेक्ट करंट अलाउ पास कर दे रहा है, और एक का नाम रखा गया इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो हम लोग दोनों को एक एक करके पढ़ना है कि व्हाट इज मेटालिक कंडक्टर एंड व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। और मेटालिक कंडक्टर का ही दूसरा नाम रखा गया इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का दूसरा नाम रखा गया है क्या? तो आयनिक कंडक्टर। तो हम लोग को यह भी पढ़ना है कि व्हाट इज मेटालिक कंडक्टर एंड व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इफेक्ट द कंडक्टिविटी ऑफ मेटालिक कंडक्टर। मतलब कौन कौन सा मेटल ज्यादा करंट ले जाएगा और कब कब ज्यादा ले जाएगा। जैसे हर बच्चा बराबर नहीं पढ़ता है, कोई देखते होंगे शुरू से ही पढ़ते रहता है, कोई क्या है कब पढ़ना स्टार्ट करता है? जब एग्जाम नजदीक आ जाता है। तो ज्यादा कब पढ़ रहा है? जब वो एग्जाम एकदम डेट सीट निकल गया तब। तो वैसे ही हम लोग को पढ़ना है कि मेटल में कब ज्यादा करंट जाएगा, कब कम करंट जाएगा, इसका भी फैक्टर्स पढ़ना है। तो पहले इसको पढ़ेंगे, फिर इसका भी फैक्टर्स पढ़ेंगे। बच्चों, मेटालिक कंडक्टर हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहले क्या पढ़ना है? मेटालिक कंडक्टर। हम क्या बताया? व्हाट इज मेटालिक कंडक्टर? तो दोज सब्सटेंस दैट अलाउड टू पास करंट डायरेक्टली और विदाउट एनी केमिकल चेंज और डिकम्पोजिशन। जैसे हम लोग इसमें करंट, कोई भी आयरन रॉड ले, एक तरफ तार को बांध दे, इलेक्ट्रिसिटी जैसी ऑन करेंगे इधर से करंट फ्लो करना स्टार्ट कर जाएगा। नहीं विश्वास है तो टच करके देख सकते हैं, पता चल जाएगा कब, जब सब बाल खड़ा हो जाएगा। वैसे यहां समझना है कि व्हाट इज मेटालिक कंडक्टर? सब्सटेंस दैट अलाउड टू पास करंट डायरेक्टली और विदाउट एनी डिकम्पोजिशन और केमिकल चेंज। यानी डेफिनेशन में क्या लिखेंगे हम लोग? तो सब्सटेंस दैट अलाउ टू पास करंट that allowed to pass current directly or without any decomposition or chemical change such substance is called the metallic conductor। मतलब हम लोग को अगर डिफाइन करने आ गया कि व्हाट इज मेटालिक कंडक्टर, तो सब्सटेंस दैट अलाउड टू पास करंट डायरेक्टली और विदाउट एनी डिकम्पोजिशन और केमिकल चेंज। मतलब हम उसको दिए और वो करंट ले चल गया,
बिना कोई चेंज हुए हुए डायरेक्ट को हम लोग को करंट, जैसे कोई कोई देखे होंगे वो डायरेक्टली आपको कुछ ना कुछ बोल देता है, अच्छा लगे या खराब लगे, तो वो जो डायरेक्ट बोल दे वैसे समझिए डायरेक्ट करंट ले जाता है, जिसको हम बोलते हैं मेटालिक कंडक्टर। अब सवाल है कि डायरेक्ट करंट ले क्यों जाता है? तो हम लोग पढ़े थे कि करंट ना दो ही चीज ले जा सकता है, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन या तो फ्री आयन। अब देखिए फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया कि इट अलाउ to pass current with the help of free electron, with the help of free electron, क्योंकि मेटल के पास तो इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, जिसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, that have tendency to pass the current, so it is also called इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। इसलिए हम लोग इसको इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर भी बोलते हैं। कि why it is called electronic conductor? तो because it allowed to pass current with the help of free electron. Therefore metallic conductor is also called electronic conductor। अब जैसे इसका एग्जांपल्स क्या होगा, देखिए एग्जांपल में एकदम सिंपल है, मेटल, कोई भी मेटल हम ले सकते हैं, आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जो भी लेना है आपको, Fe, Cu, Ag, जितना एलॉयज ले सकते हैं। एलॉयज में कोई भी ले सकते हैं, जैसे स्टील ले सकते हैं, ब्रास ले सकते हैं, ब्रॉन्ज ले सकते हैं, etc, कुछ भी, मतलब जितना भी मेटल देख रहे हैं दैट ऑलवेज हैव टेंडेंसी टू पास करंट विद द हेल्प ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और जितना भी एलॉयज देखते हैं वो भी करंट ले जाता है, किसके मदद से? तो फ्री इलेक्ट्रॉन। अब यहां पे एक कंफ्यूजन होना चाहिए कि नॉन मेटल भी तो करंट ले जा रहा है, कौन? ग्रेफाइट। तो हम लोग ग्रेफाइट को वो एक्सेप्शनल केसेस है कि ग्रेफाइट आल्सो हैव टेंडेंसी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बट दैट इज ओनली एक्सेप्शनल इन द केस ऑफ नॉन मेटल। इसलिए मेटल जितना भी हम लोग जान रहे हैं सब मेटालिक कंडक्टर है, और एलॉय जितना भी हम लोग जान रहे हैं सब मेटालिक। अब देखिए क्या पढ़ना होता है कि फैक्टर्स, कौन कौन का फैक्टर है जो जिसमें कि करंट ज्यादा ले जाएगा, कौन सा मेटल, कौन कम ले जाएगा। तो फैक्टर्स दैट इफेक्ट द मेटालिक कंडक्टर, की कौन कौन सा फैक्टर है जो मेटालिक कंडक्टर को इफेक्ट करता है। तो देखिए सबसे पहला फैक्टर होता है नेचर ऑफ मेटल, जिसको हम लोग सिंपल भाषा में उसका कंडक्टिविटी भी बोल सकते हैं। यानी जिस मेटल का कंडक्टिविटी हाई होगा, द मेटल दैट हैव हायर कंडक्टिविटी ऑलवेज अलाउड टू पास करंट मोर एंड मोर, या इट कैन बी पास मोर एंड मोर करंट, जैसे सिल्वर, जैसे गोल्ड, जैसे आयरन। लेकिन जिस मेटल का कंडक्टिविटी कम होगा दैट हैव अलाउड टू पास द मिनिमम करंट। तो फर्स्ट ये लिखना है कि मोर रिएक्टिव मेटल ऑलवेज अलाउ मोर करंट टू पास इट, और जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होगा जिसका कंडक्टिविटी कम है दैट अलाउ टू पास लेस करंट। देखिए सेकंड ना हम लोग को कंफ्यूजन रहता है क्या, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बहुत कोई ये सोच लेता है कि जिसके पास ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा करंट ले जाएगा, नहीं, जिसके पास कम वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा करंट ले जाएगा। अगर ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला ज्यादा करंट ले जाता तो सबसे ज्यादा तो नॉर्मल गैस ले जाना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल गैस के तो आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन, बट दे डू नॉट हैव अलाउड टू पास द करंट। क्यों? देखिए कुछ बेसिक चीज है जो आपको समझना पड़ेगा। जैसे ये न्यूक्लियस है, ये आउटर मोस्ट सेल, जहां इलेक्ट्रॉन होता है, इसी को वैलेंस बोलते हैं। और हम लोग क्या पढ़े थे कि न्यूक्लियस ना हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एक फोर्स से खींचता है, दैट फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या किसी को हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। अब सपोज करिए कि एक इलेक्ट्रॉन है तो फोर्स तो एक ही लगेगा, मान लेते हैं कि 2 न्यूटन का लगा है एक इलेक्ट्रॉन के, कंसीडर कर लें। सोचिए ऐसा 4 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो फोर्स भी तो बढ़ेगा, यानी जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएगा वैसे वैसे फोर्स ऑफ इंटरेक्शन टुवर्ड द न्यूक्लियस क्या होगा, बढ़ते रहेगा। और अगर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन टुवर्ड द न्यूक्लियस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी मूव फ्रीली। यानी ये ब्रेन में बैठा लेना है कि मेटालिक कंडक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसका, वैलेंस इलेक्ट्रॉन।
यानी जैसे जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएगा वैसे वैसे मेटालिक कंडक्टर क्या होगा, डिक्रीज करते जाएगा। बिकॉज और इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन कैन बी बाउंडेड with nucleus more strongly, therefore it cannot be free to flow, या it do not allow to pass the current, इसलिए जल्दी फ्लो ही नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बढ़ जाएगा और जितना कम वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतना वो जल्दी फ्लो कर सकता है। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन उसमें न्यूक्लियस के पास क्या होगा, कम। तो ये इसका सेकेंड फैक्टर हो गया, क्या, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखिए थर्ड फैक्टर क्या है, समझना पड़ेगा थोड़ा, जैसे लेंथ ऑफ मैटर या सब्सटेंस। मेटालिक कंडक्टर ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ। हम लोग सब पढ़े थे कि जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा और जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा कंडक्टिविटी क्या होगा, घटते चला जाएगा। इसलिए क्या एग्जांपल देखे होंगे, जिसका घर ना ट्रांसफार्मर के नजदीक होता है उसके घर का वोल्टेज बहुत अच्छा है, लेकिन जिसका घर ट्रांसफार्मर से दूर होता है उसके घर का वोल्टेज कम जाता है। तो ऐसा नहीं कि ट्रांसफार्मर पहचान करके दे रहा है कि नहीं मेरा पड़ोसी है इसको ज्यादा करंट देना है, उसको कम करंट देना है क्योंकि वो तो दूर में रहता है, कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, ऐसा नहीं। जैसे जैसे ये लेंथ बढ़ते जाएगा मेटल का वैसे वैसे इसका कंडक्टिविटी स्लो है, बिकॉज लेंथ ऑलवेज इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ इट्स सब्सटेंस, और अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी इज ऑलवेज डिक्रीजेस। यानी ये ब्रेन में रखना है कि मेटालिक कंडक्टर, एमसी मतलब मेटालिक कंडक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। अब देखिए चौथा फैक्टर क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, जैसे टिप, जैसे ये नल है, इसका जो टिप होता है जिससे वाटर कमिंग आउट होता है, ये टॉप का जो एरिया उसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। मतलब ये जैसे अगर वायर है तो ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया होगा और द मेटालिक कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्रॉस सेक्शन एरिया। क्यों? जैसे जैसे क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा, विद द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ मेटल इज इंक्रीजेस, दैट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और जितना फ्री इलेक्ट्रॉन होगा दैट अलाउड टू पास द करंट। जैसे कोई भी काम अगर हम फ्री होकर के करते हैं तो ज्यादा अच्छा से कर सकते हैं। कारण क्या होता है, कोई फाउंडेशन नहीं है, कोई प्रेशर नहीं, लेकिन अगर वही हम लोग हेडेक लेकर के काम करें, पढ़ाई हेडेक लेकर करें हम लोग को बोर लगता है, लेकिन वही पढ़ाई नॉलेज के लिए एकदम फ्री होकर करिए तो मजा आएगा। तो वैसे यहां पे मेटालिक कंडक्टर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसका, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो why metallic conductor is directly proportional to cross section area, because cross section area can increase the number of free electron। यानी जैसे जैसे क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएगा पर यूनिट वॉल्यूम, और जितना फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा उतना मेटालिक कंडक्टर बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि मेटालिक कंडक्टर को ट्रांसफर या अलाउ कौन करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। करंट एकदम ब्रेन में बैठा ले जाएगी, दो ही चीज ले जा सकता है, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन या तो फ्री आयंस, इसके अलावा कोई करंट नहीं ले जाता। करंट को नहीं पता है कि मेटल है कि नॉन मेटल है कि प्लास्टिक है कि रबर है, उसको तो ये नहीं पता रहता है उसका बिल कौन भरता है। तो करंट को कैसे पता है कौन ले जाएगा करंट? तो हम लोग बचपन से पढ़ते हैं कि मेटल ले जाएगा, नॉन मेटल, उसको तो नॉन लिविंग है पता ही नहीं, उसको बस एक ही पता है कि जिसके पास फ्री स्टेट में कोई बैठा है जो ट्रांसफर हो सके, जो वाइब्रेट कर सके। एक इलेक्ट्रॉन को हम एनर्जी देते हैं, देयर स्टार्ट द वाइब्रेटिंग, दूसरे को, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे, वैसे करके वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन। तो जब फ्री स्टेट में होगा या तो फ्री इलेक्ट्रॉन या तो फ्री आयन, दैट ओनली अलाउड टू पास द करंट। अब देखिए जैसे क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा करंट बढ़ जाए, तो ये क्रॉस सेक्शन किसको बढ़ाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। और सबसे इंपॉर्टेंट ना पांचवा फैक्टर है, वो कौन है पांचवा फैक्टर? तो देखिए पांचवा फैक्टर टेम्परेचर है, कि जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर, तो मेटालिक कंडक्टर क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। इसलिए ये फिफ्थ फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या, तो टेम्परेचर। फिफ्थ फैक्टर कौन है, टेम्परेचर। और मेटालिक कंडक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर।
मेटालिक कंडक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। अब अगर ये टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो क्वेश्चन आता है कि व्हाई मेटालिक कंडक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसमें देखते होंगे कि एक प्रैक्टिकल की गर्मी के टाइम में वोल्टेज थोड़ा डाउन हो जाता है। किस लिए डाउन होता है? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से मेटल का कंडक्टिविटी क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। क्यों? सवाल है कि क्यों? तब देखिए यहां लिखना पड़ेगा आप लोग को, क्योंकि जैसे ये मेटल है, सपोज करिए ये मेटल है, यहां भी इलेक्ट्रॉन है, यहां भी इलेक्ट्रॉन है, यहां इलेक्ट्रॉन, यहां इलेक्ट्रॉन, और जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर क्या बढ़ाता है? काइनेटिक एनर्जी। क्या बढ़ाता है? काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी जैसे ही बढ़ता है ये आपस में कॉलिजन स्टार्ट करता है, दे स्टार्ट द इंटर इलेक्ट्रॉनिक कॉलिजन, मतलब टकराना शुरू हो जाता है, वाइब्रेशन। और जितना ज्यादा बार टकराता है वो इंटरचेंज द डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब इधर उधर भागने लगता है। और करंट का मतलब क्या होता है? जब एक डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो करंट एकदम स्मूथली फ्लो करेगा। लेकिन इससे क्या हो गया? टेम्परेचर बढ़ा है, दैट इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी, और विद इंक्रीज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन का भी एनर्जी बढ़ गया, इस इलेक्ट्रॉन का भी एनर्जी बढ़ गया। दोनों इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी बढ़ जाएगा तो आपस में क्या होता है? कॉलिजन करता है। जैसे दो पावरफुल कंट्री हो गया चाइना और अमेरिका, देखिए हमेशा कॉलिजन करते हैं। कोई दो पावरफुल आदमी होता है जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, एनर्जी है, वो देखिए आपस में कॉलिजन करते हैं। वैसे यहां पे भी इसका भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया, इसका भी काइनेटिक, मतलब ये बोलता है हम भी कम नहीं, ये बोलता है हम भी कम नहीं, दे स्टार्ट द कॉलिजन। और कॉलिजन होने से क्या हो गया? ये इधर उधर डायरेक्शन में चला गया, और ड्यू टू चेंज देयर डायरेक्शन इट कैन नॉट बी फ्लो प्रॉपर्ली, वो एक डायरेक्शन में फ्लो नहीं कर पाता। इसलिए एनर्जी पहले खर्च हो जाता है एक डायरेक्शन में लाने, इसलिए इसका कंडक्टिविटी क्या होता है? यानी हम लोग को क्या लिखना है? तो व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीजेस दैट इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, और ड्यू टू इंक्रीज ऑफ काइनेटिक एनर्जी its inter-electronic collision is increases, therefore electron cannot be flow properly. Yeah, it can be flow with the change of direction, so electronic conductor is decreases. यानी क्या लिखना है कि when temperature is increases, that increase the kinetic energy of free electron, or due to increase of kinetic energy its inter electronic collision increases, therefore metallic conductivity decreases. या मेटालिक कंडक्टर डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। यानी जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, किसका? फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। किसका? फ्री इलेक्ट्रॉन। और ड्यू टू इंक्रीज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इट्स इंटर इलेक्ट्रॉनिक कॉलिजन इज इंक्रीजेस। मेन रीजन बस यही लिखना है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक कॉलिजन इंक्रीज कर रहा है, देयरफॉर इट कैन नॉट बी फ्लो प्रॉपर्ली, so its metallic conductivity decreases with the increase of temperature. तो थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए। बाकी देखिए सब पीडीएफ में भेजे हैं, बाकी सब नोट्स ना पीडीएफ में, इसलिए शॉर्ट टर्म्स है, इसको याद करना है, इसलिए नोट डाउन कर लीजिए। जो देखिए सारा जो नोट्स है ना वो अवेलेबल है ग्रैंड ट्यूटोरियल ऐप में, जो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और उसमें सारा चीज है। पहले आपको चैट सेक्शन में जाकर के बोलना पड़ेगा वहां कि आई वॉन्टेड टू ज्वाइन इन द बैच, या आप खाली पीडीएफ खरीदना चाहते हैं, आप खाली नोट्स ले सकते हैं, सारा चीज उसमें अवेलेबल है। आप उसके स्टोर पे जाइएगा, सारा चीज आपको, खाली आप नोट्स ले सकते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलेगा। अब ऐसा थोड़ी ना है कि मान लीजिए कि क्लास का सेशन है, 2021 में एग्जाम देना है, इतना धीरे धीरे पढ़ने से काम हो जाएगा। आपको तो फास्ट पढ़ना पड़ेगा, उसमें सब रिकॉर्डेड वीडियो है, लाइव क्लास है, वो सब चीज अवेलेबल है। तो वैसे देखिए अब हम लोग ने मेटालिक कंडक्टर पढ़े। अब मेटालिक कंडक्टर के बाद दूसरा जो इसका पार्ट है, इट्स सेकेंड पार्ट है वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। अब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर क्या है कि सबसाइड, जो साइंटिस्ट था NaCl में करंट पास करा है, देखा सॉलिड स्टेट में
कभी करंट नहीं ले गया। करंट ले गया, लेकिन कब? जब हम इसको पिघला दिए तब, या जब पानी में डाल दिए तब, यानी इन देयर मॉल्टन और एक्वस फॉर्म, बट डू नॉट अलाउ टू पास करंट इन द सॉलिड फॉर्म। जैसे हम क्या बताया जी, कोई बच्चा होता है सीरियस रहता है, ये कॉन्शियस रहता है, पढ़ाई में शुरू से अच्छा पढ़ रहा है, लेकिन कोई सिर्फ तभी पढ़ता है जब एग्जाम का डेट शीट आता है। वैसे ही करंट ले जाता है, लेकिन सिर्फ कब? जब मॉल्टन और एक्वस स्टेट में इसको लाते हैं तब। यानी व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर? द सब्सटेंस दैट अलाउड टू पास करंट विथ some chemical change or decomposition or in their molten or aqueous form, such substances are called electrolytic conductor। यानी ये करंट ले जाएगा, डेफिनेशन क्या होगा? तो substance that allowed to pass current in, you are allowed to pass current with some chemical change or decomposition, यानी टूटने के बाद ही करंट ले जाएगा, ऐसे करंट नहीं कभी नहीं ले जाएगा। with some chemical change or decomposition or in their molten or aqueous form, such substance is called electrolytic conductor। मतलब ये करंट ले जा रहा है NaCl, लेकिन सॉलिड स्टेट में कभी नहीं ले जा रहा। जब हम इसको डिकम्पोज कर दे या इसको पानी में डाल दिए, ब्रेक कर जाता है Na+ और Cl-। हम क्या सिखाए थे? बेसिक पार्ट को समझिए कि NaCl में कोई फ्री है ही नहीं। There is no any kind of particle that present in the free state। ना तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ना तो फ्री आयन है, तो करंट कौन ले जाएगा? तो भाई कब ले जाएगा करंट? जब हम इसको ब्रेक कर दिए, Na+ अलग हो गया, Cl- अलग हो गया, इसका मतलब अब आयंस फ्री स्टेट में चला गया। It allowed to pass the current। बोला आराम से Na+ भी करंट ले जाएगा, Cl- भी करंट ले जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये आयंस जो है वो किस स्टेट में चला गया? फ्री स्टेट में चला गया। तो इसका मतलब ब्रेन में बैठा लेना, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में करंट कौन ले जाता है? फ्री आयंस। कौन ले जाता है? फ्री आयंस। तब यही चीज हम लोग को यहां स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा कि इट अलाउड टू पास करंट विथ द हेल्प ऑफ फ्री आयंस या प्रोड्यूस आयन। So it is also called ionic conductor। यानी इसलिए हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं? तो आयनिक कंडक्टर भी बोलते हैं, because its ion can be helped to pass the current, therefore it is also called the ionic conductor। इसलिए ब्रेन में बैठा लेंगे, जितना ज्यादा आयन होगा करंट उतना ज्यादा फ्लो करेगा। यानी आयनिक कंडक्टर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ प्रोड्यूस फ्री आयंस में। जितना आयन फ्री हम लोग को मिलेगा उतना ज्यादा करंट ले जाएगा, और जितना कम आयन फ्री होगा उतना कम वो करंट ले जाएगा। जैसे इसका एग्जांपल्स क्या होगा? तो जितना भी हम लोग इलेक्ट्रोलाइट पढ़े, चाहे वो स्ट्रॉन्ग हो, वीक हो, चाहे जो भी हो, बट दे हैव टेंडेंसी टू पास द करंट। जैसे NaCl, जैसे KCl, जैसे H2SO4, जैसे NH4Cl, it is either it is strong or weak, लेकिन both have tendency to pass the current। बस अंतर क्या होगा? ये कम करंट ले जाएगा और ये ज्यादा करंट ले जाएगा। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा? ज्यादा करंट ले जाएगा, और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा? कम करंट ले जाएगा। लेकिन करंट दोनों ले जाएगा। इसलिए ब्रेन में रखना है क्या कि जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन जिसके पास भी आ गया और फ्री आयंस जिसके पास आ गया, दैट अलाउड टू पास करंट। और फ्री इलेक्ट्रॉन वाला सेक्शन किस में चला गया? मेटालिक। और फ्री आयंस वाला सेक्शन किस में आ गया? तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इसलिए इसका दूसरा नाम ही रखा गया क्या? आयनिक कंडक्टर। देखिए अब पढ़ने की फैक्टर्स
क्या क्या फैक्टर है जो आयनिक कंडक्टर को इफेक्ट करता है? व्हाट इज द फैक्टर दैट इफेक्ट द आयनिक कंडक्टर? देखिए फर्स्ट फैक्टर फिर वही होगा, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। देखिए थोड़ा सा इसमें समझना है कि आयनिक कंडक्टर में डिपेंड ही करता है नंबर ऑफ आयंस पे। किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ आयन। और एक चीज पे डिपेंड करता है, इसलिए ब्रेन में बैठा लीजिए कि आयनिक कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ आयन, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोबिलिटी ऑफ आयंस। व्हाट इज द मोबिलिटी ऑफ आयंस? मोबिलिटी का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ आयंस टुवर्ड अपोजिट इलेक्ट्रोड। मतलब जितना फ्री मूव करेगा उतना ज्यादा वो करंट ले जाएगा, जितना वो उसमें ऑब्स्टिकल आएगा उसके रास्ते में उतना वो कम करंट ले जाएगा। बस यही आपको सोचना है कि कब आयन फ्री मूव करता है और कब आयन के रास्ते में रुकावट है। जैसे अगर हम लोग बाइक या कार चलाते हैं, रोड एकदम स्मूथ है, कहीं ब्रेकर नहीं है, हम लोग आराम से स्पीड जा सकते हैं, जल्दी पहुंच। लेकिन अगर हर थोड़ा थोड़ा दूर में ब्रेकर आ जाएगा तो क्या हम लोग का बाइक या टाइम भी ज्यादा लग जाएगा, स्पीड भी ज्यादा नहीं हो सकता है बाइक। वैसे यहां कि डिपेंड करता है दो चीज पे, नंबर ऑफ आयन, और दूसरा किस पे डिपेंड करता है? मोबिलिटी। और मोबिलिटी का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ आयंस टुवर्ड अपोजिट इलेक्ट्रोड, कि कौन सा आयन कितना ज्यादा फास्ट मूव कर सकता है। जैसे जब हम किसी सॉल्यूशन में करंट यहां फ्लो कराते हैं तो यहां दो इलेक्ट्रोड रखते हैं, और ये होता है एक प्लस और एक होता है माइनस, एक कैथोड और एक एनोड। यानी ब्रेन में बैठा लीजिए कि जो इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, और जो नेगेटिव चार्ज होगा वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। ये जितना ज्यादा फास्ट मूव करेगा उसी को बोलते हैं मोबिलिटी ऑफ आयन, मूवमेंट ऑफ प्रोड्यूस्ड आयन टुवर्ड्स अपोजिट इलेक्ट्रोड। सच फेनोमेनन इज कॉल्ड द मोबिलिटी ऑफ आयन। यानी यही इसका बेसिक है, इसी पे इसका फैक्टर डिपेंड करता है। अब सोचिए कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टिविटी होगा वो हमेशा ग्रेटर होगा इन कंपैरिजन टू वीक इलेक्ट्रोलाइट। बोला क्यों? व्हाई? बोला कभी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऑलवेज हैव द मोर आयनिक कंडक्टर इन कंपैरिजन टू वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो व्हाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैव द मोर आयनिक कंडक्टर देन वीक इलेक्ट्रोलाइट? सोचिए कि क्यों जाता है। जैसे हम लोग 10 मोल NaCl लेते हैं, हम इसको ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसलिए पैराग्राफ में पहचानने सिखाएंगे कि कौन स्ट्रॉन्ग है कौन। अब जैसे इसको ब्रेक करेंगे ये क्या होगा? 10 Na प्लस और 10 Cl माइनस, यानी टोटल आयन कितना प्रोड्यूस हुआ? 10 केटायन 10 एनायन, यानी टोटल कितना है? 20 आयन है जो करंट देगा। अब देखिए अगर हम 10 NH4Cl लेते हैं, इट इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, हम क्या सिखाते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट हमेशा पार्शियली डिसोसिएट करता है, मतलब वो थोड़ा सा टूटेगा। जैसे बताया हम लोग के पास ना दो तरह का दोस्त होता है, एक बड़ा दिलदार, वो अगर मार्केट आ गया पैसा लेकर के जितना पैसा होता है खर्चा कर देता है, हम लोग बोलते नहीं बहुत अच्छा दोस्त। और एक बड़ा कंजूस टाइप होता है, उसके पास अगर 100 रुपीज भी है तो अगर बहुत फोर्स करिएगा तो उसमें से पॉकेट से 10 का नोट निकालेगा। मतलब एक बार में वो कभी पूरा पैसा नहीं निकाल सकता, इट कैन बी व्हाट एक्सपेंस करेगा थोड़ा थोड़ा। वैसे ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का खर्चीला दोस्त है, एक बार में पूरा का पूरा टूट गया, पूरा टूट जाएगा तो नंबर ऑफ आयन कितना प्रोड्यूस हो गया? 20। लेकिन ये जो है वो बड़ा कंजूस है, टूटता ही नहीं जल्दी। जैसे हम इसको पानी में डाले 10 मोल, लेकिन इसमें से ब्रेक किया मात्र 2 मोल, 1 लीटर या 2 लीटर। तो अगर ये 2 मोल ब्रेक करेगा तो क्या फॉर्म करेगा? 2NH4 प्लस 2Cl माइनस। जैसे फिटकरी को पानी में डालते हैं, जितना देर में नमक घुलता है क्या उतना देर में फिटकरी कभी घुल सकता है? कभी नहीं, क्योंकि वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। 100 ग्राम डालेंगे उसमें 2 ही ग्राम टूटेगा, 1 ही ग्राम टूटेगा। वैसे हम 10 मोल डाले तो डिसोसिएट किया कितना? तो 2NH4 प्लस 2Cl माइनस, यानी नंबर ऑफ आयन कितना प्रोड्यूस किया? 4, और इसमें नंबर ऑफ आयन कितना है? 20। तो कौन ज्यादा करंट लेगा? Which one is allowed to pass the more current? इसके पास ज्यादा आयंस है करंट ले जाने के लिए, और इसके पास कम आयंस है करंट ले जाने। यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट always dissociate to produce the more number of ions, therefore its ionic conductivity
is very high in comparison to weak electrolyte, क्योंकि weak electrolyte में number of produced ion कम हो गया, हम लोग उतना ही लिए मानो, लेकिन इसमें ion कितना बन गया 4 और इसमें number of produced ion कितना बना 20, तो ये ज्यादा करंट ले जाएगा और ये क्या होगा कम करंट ले जाएगा। यानी एक weak electrolyte always produce the less number of ion than a strong electrolyte, therefore its conductivity is less than from the strong electrolyte। तो ये पहला फैक्टर हो गया। देखिए दूसरा फैक्टर को भी समझना पड़ेगा, क्या? तो दूसरा फैक्टर पर डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे, या कंसंट्रेशन बोलिए और उसको डाइल्यूशन बोलते हैं ऑफ सॉल्यूशन। देखिए आयनिक कंडक्टर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन का और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डाइल्यूशन। मतलब अब देखिए इधर समझाते हैं, थोड़ा सा मिटा देते हैं। जितना ज्यादा हम कंसंट्रेशन रखेंगे ना आयनिक कंडक्टर क्या होगा उतना कम फ्लो करेगा। जितना गाढ़ा हो जाएगा सॉल्यूशन उसमें क्या होगा आयन कम फ्लो करेगा। क्यों? देखिए जैसे ये एक कंटेनर लिए, सपोज करिए इसमें पानी कम डालते हैं हम लोग, नमक बहुत डालते हैं, तो क्या होगा ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। और अगर ये क्लोज होगा तो प्लस चार्ज हमेशा किसको अट्रैक्ट करता है नेगेटिव। जैसे कि दुर्गा पूजा हम लोग घूमने जाते हैं तो हम लोग फ्री फ्लो नहीं कर सकते क्योंकि नंबर ऑफ पीपल्स होता है, रस होता है, भीड़ होता है, तो हम लोग एक दूसरे के वेरी क्लोज रहते हैं। तो जहां बहुत क्लोज रहते हैं वहां पे क्या होता है कि वी कैन नॉट बी मूव या फ्लो प्रॉपर्ली। या जब जैम लगा रहता है तो हम लोग गाड़ी को बहुत स्पीड नहीं चला सकते क्योंकि जैम है, तो धीरे धीरे चलते। वैसे यहां है कि अगर ये कंसंट्रेशन हाई ले ले तो केटायन और एनायन दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, और इतना क्लोज अगर होगा तो पॉजिटिव हमेशा अट्रैक्ट करता है किसको नेगेटिव। वैसे दे आर वेरी क्लोजली टू ईच अदर और आपस में इंटरेक्ट करेगा, और अगर इंटरेक्ट हो गया तो फ्लो ऑफ आयन क्या होता है डिक्रीज कर जाता है। क्या? फ्लो ऑफ आयन डिक्रीज। तो यही रीजन लिखना है कि बिकॉज एट द हाई कंसंट्रेशन आयंस या अपोजिट चार्ज आयंस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, देयरफॉर इट कैन नॉट बी फ्लो प्रॉपर्ली और इट ऑब्स्टेकल द फ्लो ऑफ आयन। एक दूसरे को रुकावट जनरेट कर देगा, इसलिए ये फ्लो नहीं कर सकता है। अब सोचिए इसी में हम लोग 2 लीटर और पानी मिला देते हैं, अब क्या होगा ये जो पानी का लेयर है बढ़ जाएगा। तो जब ये बढ़ जाएगा पानी का लेयर तो क्या आयन इतना क्लोज होगा, आयन भी तो दूर चला जाएगा। एक Na+ यहां होगा तो Cl- यहां Na+ आ गया Cl-, दे बिकम फार अवे फ्रॉम ईच अदर। और जितना ज्यादा ये दूरी बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा, उतना फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या होता है कम हो जाता है। क्या होता है? फोर्स ऑफ इंटरेक्शन डिक्रीज, सो आयन कैन बी मूव फ्रीली। जैसे हम लोग जैम में बैठे रहते हैं, अचानक जैम खुल गया तो हम लोग सब स्पीड से गाड़ी के अंदर इधर उधर भागना स्टार्ट करते हैं। वैसे ही कि डाइल्यूशन से आयनिक कंडक्टर ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और कंसंट्रेशन से क्या होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बिकॉज at the high concentration ions become very close to each other। और अगर opposite charge ion एक दूसरे के close हो गया तो वो they can obstacle the free movement of ion, उसको free move ही करने नहीं देगा, जिसको हम क्या बताते हैं mobility of ions बोलते हैं। क्या बोलते हैं? mobility of ions। लेकिन जैसे हम उसको पानी मिलाएंगे ये लेयर बढ़ जाएगा, लेयर बढ़ गया मतलब ये आयन क्या यहां से यहां तक कवर कर सकता है, तो इट कैन बी डिस्टेंस इंक्रीज हो गया, और जहां डिस्टेंस बढ़ता है फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या होता है घटता है, देयरफॉर इट इंक्रीज द फ्लो ऑफ आयन या इट इंक्रीज द मोबिलिटी ऑफ आयंस। क्या लिख सकते हैं? मोबिलिटी ऑफ आयंस। तो कंसंट्रेशन या डाइल्यूशन के रिस्पेक्ट में क्या पढ़े कि आयनिक कंडक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसका कंसंट्रेशन, यानी जितना ज्यादा कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे उतना आयनिक कंडक्टर क्या होगा कम। इसलिए देखो कि बैटरी में क्या होता है हम लोग टाइम टू टाइम पानी डालते हैं, क्योंकि जैसे वो गाढ़ा होते जाएगा तो लेयर घटते चला जाता है, लेयर घटेगा तो आयन कैन नॉट बी मूव फ्री। लेकिन जैसे हम उसमें फिर वापस पानी मिलाते हैं आयन का क्या होगा एरिया बढ़ जाता है, एरिया बढ़ेगा तो उसका फ्लो ऑफ आयन कैन बी इंक्रीजेस, और अगर फ्लो बढ़ेगा तो उतना ज्यादा वो करंट स्मूथली
यानी ये सेकेंड फैक्टर है कि कंसंट्रेशन भी अलग अलग करके लिख सकते थे, लेकिन हम लोग एक साथ लिख देते हैं। तब देखिए थर्ड फैक्टर क्या होगा, जो मेन फैक्टर है पहले वो पढ़ लेते हैं, टेम्परेचर। और आयनिक कंडक्टर जो है ना वो इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर। मेटालिक कंडक्टर हम लोग पढ़े इनवर्सली, और आयनिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। हाउ, मतलब कैसे, ये आप कैसे पता कर सकते हैं आयनिक कंडक्टर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर? तो उसके लिए हम लोग को समझना पड़ेगा। क्या बताया था कि टेम्परेचर क्या करता है, व्हाट द टेम्परेचर कैन, टेम्परेचर ऑलवेज इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है हाफ mv स्क्वायर फ्लो ऑफ आयंस इंक्रीज करेगा। और फ्लो ऑफ आयन का मतलब क्या बताया था, मोबिलिटी ऑफ आयंस। तो यही लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट में, क्या कि when the temperature is increases, that increase the kinetic energy of ions, or with increase of kinetic energy its flow of ion or mobility of ions are increases, therefore ionic conductor is increasing। यानी क्या लिखना पड़ेगा, तो with increase of temperature kinetic energy of ions is increases। उसके बाद due to increase of kinetic energy its flow या mobility of ions is increases, therefore that increase the ionic conductivity। यानी जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर का एक ही रोल है काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाना, और काइनेटिक एनर्जी कैन इंक्रीज द फ्लो ऑफ आयन, या बोल सकते हैं हम लोग क्या, मोबिलिटी ऑफ, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, और काइनेटिक एनर्जी का तो खानदानी फॉर्मूला है हाफ mv स्क्वायर। तो मास तो कभी बढ़ नहीं सकता है, वेलोसिटी बढ़ेगा। वेलोसिटी मतलब मूवमेंट ऑफ आयन टुवर्ड द अपोजिट इलेक्ट्रोड, मतलब जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव की तरफ फ्लो करेगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव की तरफ, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, मोबिलिटी ऑफ आयन। तो ये इसका थर्ड फैक्टर हुआ, कौन, टेम्परेचर, कि टेम्परेचर ऑलवेज इंक्रीज द मोबिलिटी ऑफ आयन ड्यू टू इंक्रीज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। देखिए अब ये था इसका थर्ड फैक्टर। फोर्थ फैक्टर क्या होता है, तो उसको बोलते हैं साइज ऑफ आयंस। देखिए साइज ऑफ आयन या सॉल्वेशन ऑफ आयन, ये जो आयनिक कंडक्टर होगा ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा साइज का, ये सॉल्वेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्वेशन, तो जैसे अगर सपोज करिए कि इसमें कोई नेगेटिव आयन, तो पॉजिटिव अगर है तो इसको चारों तरफ से कोई नेगेटिव कवर करेगा, और अगर कोई नेगेटिव आयन है तो इसके चारों तरफ से कोई पॉजिटिव कवर करेगा। तो ये आयन का जितना साइज बड़ा होगा उसमें नंबर ऑफ सराउंडेड आयन उतना ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा नंबर ऑफ सराउंडेड आयन होगा उसका फ्लो उतना कम होगा। यानी अगर साइज छोटा है तो फ्लो ऑफ आयन क्या होगा, फास्ट, और अगर साइज बड़ा हो गया तो फ्लो ऑफ आयन क्या होगा, कम, क्योंकि ग्रेटर द साइज मोर इज द सॉल्वेशन ऑफ आयन, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ सराउंडेड। ऐसी कॉमनली सोचिए कि अगर सपोज करिए हम लोग कोई बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पे जा रहे हैं, अगर बाइक से जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाते हैं, लेकिन वही कार से जा रहे हैं तो लेट से पहुंचते हैं। क्यों, क्योंकि बाइक में क्या होता है, इधर उधर जिधर जिधर कटा कटा के निकल जाते हैं, लेकिन कार वाला ऐसा नहीं कर सकता। अब कार वाला क्या है कि अगर जैम में फंस गया तो धीरे धीरे ही फ्लो कर सकता है, कैन नॉट बी फ्लो द प्रॉपर। तो वैसे जिस एटम का साइज बड़ा होगा उसका फ्लो क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ सराउंडेड अपोजिट चार्ज ज्यादा होगा, जिसको हम लोग सॉल्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉल्वेशन ऑफ आयन। लेकिन जिसका साइज छोटा हो, अब ये नहीं कि बाइक वाला है इधर उधर चलेगा तो सर साइकिल वाला तो और जल्दी पहुंच जाएगा, क्यों, बहुत जाम है तो सर पे उठा के चल देगा, ऐसा नहीं, बस सीरियसली लेना एग्जांपल। तो ये समझना है कि जितना ज्यादा ये बड़ा साइज होगा उसका फ्लो उतना कम, और जितना ये कम साइज छोटा होगा उसका उतना ही फ्लो ज्यादा होगा। जैसे अगर कोई सेलिब्रिटीज आ जाए, जैसे हम धनबाद में कर रहे थे, धनबाद में कोई सेलिब्रिटीज आ गया, सलमान खान आ जाए,
मान रणवीर सिंह आ जाए तो नंबर ऑफ पीपल्स उसको चारों तरफ से घेर ले। क्यों? क्योंकि भाई दे आर द सेलिब्रिटी, उसको पॉपुलैरिटी इतना है कि दे कैन बी नंबर ऑफ क्राउडेड पीपल या नंबर ऑफ सराउंडेड पर्सन ज्यादा हो, इसलिए उसको ट्रैवल करने में ज्यादा टाइम है। लेकिन अगर कोई लोकल हीरो आ जाए, मान ली झारखंड है तो झारखंड का कोई लोकल हीरो आ, उसको बेचारा कोई जानता भी नहीं, तो उसमें क्या है, नंबर ऑफ सराउंडेड पार्टिकल या सराउंडेड जो पीपल होगा वो कम हो, इसलिए वो आराम से फ्लो कर सकता है। तो यही चीज यहां समझना है कि साइज का मतलब यहां पे साइज बड़ा और छोटा के डिपेंड करता है, तो नंबर ऑफ सराउंडेड पार्टिकल, जिसको सॉल्वेशन भी बोलते हैं, इसलिए आयनिक कंडक्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्वेशन। तब देखिए पांचवा फैक्टर है विस्कोसिटी, मतलब आयनिक कंडक्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा विस्कोसिटी। देखिए विस्कोसिटी का मतलब है गाढ़ा, जितना सॉल्यूशन गाढ़ा होगा उतना कम फ्लो करेगा। क्यों? क्योंकि पार्टिकल कैन नॉट बी मूव फ्रीली, वो कभी फ्री मूव करेगा, इसलिए ब्रेन में बैठा लेना कि सॉल्यूशन जितना डाइल्यूट होगा कंडक्टिविटी उतना ही है। तो जैसे हम लोग का ब्लड है, देखिए बायोलॉजिकल भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं कि ब्लड अगर पतला है तो फ्लो करता है, गाढ़ा मतलब कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, तो जितना ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ते जाएगा फ्लो ऑफ वो ब्लड क्या होता है, लेस हो जाता है। वैसे जितना ये गाढ़ा होगा सॉल्यूशन उतना कंडक्टिविटी कम होगा, और जितना पतला यानी डाइल्यूट होगा उतना कंडक्टिविटी क्या होगा। इसलिए हम पहले ही बताया कि हम लोग को याद क्या रखते हैं कि आयनिक कंडक्टेंस या आयनिक कंडक्टिविटी डिपेंड किस पे करता है, तो नंबर ऑफ प्रोड्यूस्ड आयन पे, और किस पे डिपेंड करता है, तो मोबिलिटी ऑफ आयन। अगर और याद करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर और आयनिक कंडक्टर डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ आयंस, मोबिलिटी ऑफ आयंस, या inversely proportional to concentration, directly proportional to dilution, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। क्योंकि ये चैप्टर में हम लोग को बहुत जरूरत पड़ेगा। मेटालिक कंडक्टर का वहीं तक रोल है, अब ज्यादा आगे इसका रोल नहीं है, लेकिन आयनिक कंडक्टर हमको पूरे चैप्टर में जरूरत पड़ेगा कि आयनिक कंडक्टेंस या आयनिक कंडक्टर ऑलवेज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ प्रोड्यूस्ड आयन, यानी जितना ज्यादा आयन होगा उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा। मोबिलिटी ऑफ आयंस, मोबिलिटी का मतलब क्या बताया, मूवमेंट ऑफ आयन टुवर्ड अपोजिट इलेक्ट्रोड पे, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, कंसंट्रेशन, क्योंकि अगर कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया तो आयंस बिकम वेरी क्लोज टू ईच अदर, सो इट कैन नॉट बी फ्लो प्रॉपर्ली, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब क्या बताया, आयन दूर चला गया तो फ्लो करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर ऑलवेज इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयन, और विद इंक्रीज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इट्स व्हाट, मूवमेंट, इसको बोलते हैं फ्लो ऑफ आयन इज इंक्रीजेस। ये कुछ नहीं है, एकदम सिंपल लिख दीजिए, मोबिलिटी ऑफ आयंस आर इंक्रीजेस, देयरफॉर आयनिक कंडक्टर इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। तो जितना भी हम ये पढ़ा रहे हैं इसका सब नोट्स है, और वो सारा नोट्स पीडीएफ में जो लाइव क्लासेस भी रनिंग है ग्रैंड ट्यूटोरियल ऐप्स, आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं लाइव क्लासेस तो आप लोग को वो ग्रैंड ट्यूटोरियल ऐप को डाउनलोड करना है और चार्ट सेक्शन में जाकर के लिखना पड़ेगा कि आई वांटेड टू ज्वाइन इन द लाइव क्लास। आप अगर लाइव क्लास नहीं ज्वाइन करना चाहते कोई बात नहीं, आप उसमें से सब कुछ खरीद सकते हैं स्टोर से, आप उसके पीडीएफ नोट्स को खरीद सकते हैं, टेस्ट सीरीज में ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आप कहीं नहीं पढ़ रहे हो उससे कोई प्रॉब्लम, यू कैन ज्वाइन इन द टेस्ट सीरीज और पार्टिसिपेट करके देखिए उसमें टेस्ट कैसे सब होता है। आप अगर वो भी नहीं, रिकॉर्डेड वीडियो आप खरीद सकते हैं कि आपको किसी चैप्टर का अगर रिकॉर्डेड वीडियो चाहिए दैट इज अवेलेबल इन देयर स्टोर। आप जो पास आउट बैच है, ड्रॉपर बैच है, उसके लिए भी उस पे क्वेश्चंस तो आप सारा चीज उसके स्टोर से खरीद सकते हैं। अब देखिए टीचर्स है, अगर कोई भी इस पे डिपेंडेंट है तो जाहिर सी बात है उसके लिए भी कुछ ना कुछ चाहिए होता है जीवन यापन करने के लिए, जीने के लिए, तो हर स्टोर में वो अवेलेबल है जहां से आप नोट्स को ले सकते हैं या खरीद सकते हैं। समझ लीजिए जब तक आप चार्ट सेक्शन में नहीं जाइएगा तब तक, या बैच में नहीं जाइएगा तब तक आपको कुछ भी नहीं मिले, इसलिए आपको हर हालत में बैच ज्वाइन करना पड़ेगा।
आपको ग्रैंड ट्यूटोरियल ऐप में सिर्फ वही वीडियो देखेगा जो हम फ्री डाले हैं। जब तक लॉकडाउन था तब तक हम सब कुछ फ्री डाले, लेकिन अब क्या आपको अनलॉक हो गया। हम लोग के लिए भी जीवन यापन करना होता है, मेरे भी सस्टेनेबल चीज है, तो उसके लिए क्या आपको चार्ट सेक्शन में जाना होगा और लिखना होगा आई वांट टू ज्वाइन। ये स्टोर से आप सब चीज खरीद सकते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो है, एवरीथिंग इज प्रेजेंट। लाइव क्लास है, जो लाइव का मैं डेमो भी दे दूंगा इसमें लास्ट में। क्या ऐसा नहीं कि लाइव क्लास में सबको नहीं समझ में आ रहा, जैसे क्लास में चलता था वैसे वर्चुअल क्लास चल रहा है, समझ लीजिए। बस अंतर ये कि क्लास में आप बेंच पे बैठते थे, लाइव क्लास में आप घर में बैठे हुए मस्त एकदम करता, और कोई अंतर नहीं, कोई डिफरेंस नहीं। बोलो। एनिलीन से बनाना है फिनाइल आइसोसाइनाइड। अच्छा, एनिलीन से फिनाइल आइसोसाइनाइड, ऐसे फटाफट बोलते जाओ क्वेश्चन जो है। एनिलीन टू फिनाइल आइसो, ये नहीं शर्माना है कि हम पूछ नहीं सकते हैं, सब सुन लेगा तो क्या बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। सब बोतल, जैसे हम बोतल वैसे सब बोतल, इसलिए एकदम बेधड़क पूछना है कि हमसे ये नहीं बना है। जैसे देखो ये एनिलीन का पहले रोड मैप तैयार करो, ये हो गया एनिलीन NH2, और जाना है हमको कहां, तो फिनाइल आइसोसाइनाइड NC, ठीक है। ये ना आगे भी पढ़ना, एक नेम रिएक्शन है जिसका नेम है कार्बाइल एमाइन रिएक्शन। अब अभी दे दिया है तो चैप्टर में क्या करेगा, जैसे ये एनिलीन है और इस एनिलीन को ना क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन कराएगा। इट इज हीटेड विद द क्लोरोफॉर्म CnCl3 इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक या एक्वस KOH पर हीटिंग कर देना है। और व्हेनेवर इट इज हीटेड दैट प्रोड्यूस ए हाईली अनप्लेजेंट स्मेलिंग कंपाउंड, मतलब इसका स्मेल बहुत खराब होता है, मतलब एक हाईली अनप्लेजेंट स्मेल, समझ जाओ स्कूल के बाथरूम से भी खराब स्मेल आने लगे, तब एक कंपाउंड होता है जिसका नाम है आइसोसाइनेट, बाकी बाई प्रोडक्ट फॉर्म करेगा 3KCl + 3H2O, वो नहीं दिखाना है, यही फिनाइल आइसोसाइनाइड है। और इस रिएक्शन का ना नेम है कार्बाइल एमाइन रिएक्शन, जो हम लोग पढ़ेंगे एमाइन चैप्टर में। तो बच्चों आज हम लोग पढ़े इलेक्ट्रोलाइटिक और मेटालिक कंडक्टर। अब नेक्स्ट क्लास हम लोग फिर इसके आगे बढ़े। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए।